हाय, दिस इज बलिंदु प्रताप सिंह। कक्षा 9 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये मेरी सेकेंड क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है जस्ट मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट कल ही अपलोड किया है। अगर हम बात करें इस क्लास की तो हम चैप्टर नंबर 1.2 जो है 1.1 हम खत्म कर चुके हैं। 1.2 की डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही में मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1.1 जो है इसके कुछ सवाल मैंने बोले थे आपसे करने के लिए, शायद आपने कर लिए होंगे। अदरवाइज मैं एक बार आपको हिंट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है? तो इस सवाल का जवाब है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि जीरो अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसके बटे एक अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। p बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है तो ये एक परिमेय संख्या है जहाँ पे p जीरो है। देखो q जीरो नहीं होना चाहिए, q यहाँ पे जीरो नहीं है, p जीरो है। तो p जो है वो एक पूर्णांक है और जीरो अगर तुम्हें पता हो तो ये जीरो क्या है? जीरो एक पूर्णांक है। तो इसलिए p बाई क्यू जो है वो एक परिमेय संख्या है। हाँ, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 0/1 करके। और बस सिंपल है, क्यू जीरो नहीं है, सब चीज़ हमारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल देखिएगा, कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये तो तुम्हें खुद से निकालना चाहिए। 3 और 4 के बीच इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 4 3 7 7/2, फिर 3 और 7/2 को जोड़ के आधा और 4 और 7/2 को जोड़ के आधा। ऐसे करके दो नंबर्स के बीच के आप मतलब 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड भी एक था जहाँ पे क्या करते थे, जैसे कि 3 है और 4 है, अब 6 तुम्हें परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो तुम 6 से एक ज़्यादा सोचो 7, यानी कि हर में रख दो 7, यानी किस नंबर में 7 से भाग दें कि 3 आए, तो नंबर मिला 21। 21 में अगर 7 से भाग दें 7 तिक्का 21, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही किस नंबर में 7 से भाग दें कि 4 आ जाए, तो वो हो जाएगा 28। 7 चौके कितना होता है? 28। अब तुम्हें ये 3 और 4 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया और 5 परिमेय चाहिए, तो इसके बीच में जो ये वाला सवाल था 6 परिमेय चाहिए, तो इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो हर वही रह जाएगा। अंश में आप क्या करो, बढ़ जाओ, एक एक से बढ़ जाओ। तो 21 के बाद क्या आ जाएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, 1 2 3 4 5 और फिर 27/7 और उसके बाद 28/, यानी कि ये 5 परिमेय संख्या इनके बीच की मैंने देखो मिनटों सेकंडों में मैंने निकाल दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जरा सा देखिएगा, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याएं अगर निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 3/5 और 4/5 की बात कर रहा है, देखो हर एक जैसा है ना, तो बहुत आसान है। तो इन दोनों को जोड़ के आधा वाला सिस्टम लगा देना, या अभी जो जिस सिस्टम से मैंने बताया उस सिस्टम से भी ये सवाल का हल आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हर एक जैसा है ना, केवल अंश में तुम्हें चेंजेस करने हैं। ठीक है, अंश में केवल चेंजेस करने, कितनी पर? 5 परिमेय संख्या। तो तुम क्या करना, तुम ले लेना 6 ले लेना, 5 से एक ज़्यादा क्या करना, 6 ले लेना और उस हिसाब से सोचना, ट्राई करना, ये आसानी से लग जाएगा। अगर वो कठिन लग रहा है वो मेथड, तो 3/5 और 4/5 इनको जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, 7/5 होगा ना, इसका आधा कर देना, 7/10 हो गया। और फिर इसको और 3/5 को जोड़ के आधा कर देना, और 4/5 और 7/10 को जोड़ के आधा कर देना। ऐसे करके 5 परिमेय संख्या तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका पहला वाला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है। कारण मैं आपको बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं, ये नेचुरल नंबर है। और होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो के साथ 1 2 3 4 ये होते हैं। तो ये 1 2 3 देख रहे हो, 1 2 3 4 ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 ये होल नंबर में हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक, अगर पूर्णांक की बात किया जाए, दूसरे की बात कर रहा हूँ, पूर्णांक मतलब जेड में क्या क्या आता है भाई? निगेटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है किसकी? पूर्णांक की। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में क्या आता है? 0 और क्या आता है? 1 2 3, ये सब नंबर्स आते हैं। तो
तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या देख रहे हो, पूर्ण संख्या केवल क्या होती है 0 1 2 3 4, तो 0 से लेके पॉजिटिव ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो निगेटिव है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या प्रत्येक जेड डब्ल्यू है, तो तुम कहोगे नहीं है, तो ये कहोगे इसका आंसर क्या है नहीं, इसका आंसर क्या है नहीं। तीसरे पे आते हैं, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है भाई। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि जैसे कि देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल 0 1 2 3 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तुम कहोगे नहीं होती है, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली 1.1 है ये आपने घर पे किया होगा, आपसे हो जाएगा। और भी सवाल आप बना रहे होंगे अलग अलग किताबों से, तो अगर कोई दिक्कत है मुझसे बात करिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपने चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1.2 की। तो 1.2 में हमें क्या पढ़ना है, 1.2 में हमें पढ़ना है, जरा देखना है यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, सिंपल है कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, यहाँ तक कि पाई जिसका मान 3.14 के आगे बहुत कुछ होता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। और ये भी जैसे लिखा हुआ 0.10 1110 1110 ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इन संख्याओं को अगर तुम कोशिश भी करोगे ना तो p/q के रूप में नहीं लिख पाओगे, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाओगे। और ऐसी ही संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो अब तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा सा गौर करना। अब तक तुमने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद तुमने होल नंबर पढ़ा, फिर तुमने इंटीजर पढ़ा, फिर तुमने परिमेय संख्या पढ़ा, और अब तुम क्या पढ़ रहे हो, अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हो। और ये तुम्हारे लेवल पे संख्याओं का जो डिवीजन है, संख्याओं का जो वर्गीकरण है, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। और अगर इन सभी संख्याओं को एक साथ मिला दो ना, सबको इंक्लूडिंग अपरिमेय संख्या, तो तुमको मिलती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहा जाता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये होता क्या है, वो कहता है वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। यानी कि वास्तविक संख्या में दुनिया की सभी संख्याएं आ जाती हैं, रियल नंबर में दुनिया की सभी संख्याएं आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। तो देखो एक सिंपल सा डिवीजन मैंने किया है तुम्हें समझाने के लिए। देखो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर दो तरह की हो सकती है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या क्या होता है भाई, परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं z, पूर्ण संख्या होती है w, और प्राकृतिक संख्या होती है r। परिमेय संख्याएं तीन तरह की हो सकती हैं, एक पूर्णांक हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है, और एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। देखो प्राकृतिक संख्या रियल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 और नंबर्स होते हैं। अगर पूर्ण संख्या में 0 के साथ वही नंबर्स आ गए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। और अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है भाई, पूर्णांक में -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। इनमें सबके बटे अगर 1 लगा दो तो ये सभी परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय में अपरिमेय मिला दो तो रियल नंबर मिल जाता है। यानी कि तुम्हें ये पता चल गया कि वास्तविक संख्या, देखो इसको समझाने के लिए इसको जरा इस वाले फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, दुनिया की सभी संख्याएं आ जाती हैं, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर्स, साथ में परिमेय और साथ में अपरिमेय संख्याएं भी, सबको मिला दिया तो ये क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ये बड़ा वाला गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वास्तविक संख्या, जिसमें ये सभी परिमेय संख्याएं और ये अपरिमेय संख्या समाहित है। अब अपरिमेय संख्या को छोड़ दो, इसमें और कोई डिवीजन नहीं है। परिमेय संख्या की अगर बात करें, ये परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन संख्याएं आ जाती हैं, इनके अंदर आ जाता है z यानी कि पूर्णांक, w यानी कि पूर्ण संख्या, और n यानी कि नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यह है नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है कहाँ से, जरा देखना, 1 2 है ना, 3 और बहुत सारी संख्याएं। इस नेचुरल नंबर में अगर 0 भी ऐड कर लो, 0 1 2 3 और ढेर सारी संख्याएं, तो वो होल नंबर बन जाता है। अगर इस पूरे नंबर में निगेटिव नंबर को भी ऐड कर लो, निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इन सबको ऐड कर लो, तो वो z यानी कि क्या बन जाता है, पूर्णांक। और इस पूर्णांक में पूरे में इस पूरे को सबको एक साथ इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाता है, परिमेय संख्या p/q। इन सभी के बटे 1 अगर लगा दें, इनको p/q के रूप में लिख दें तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, और परिमेय और अपरिमेय को मिला के क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। तो उम्मीद करता हूँ संख्याओं का डिवीजन यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो,
संख्या रेखा पे हम चल रहे थे। संख्या रेखा पे हमने क्या सीखा था? संख्या रेखा पे हमने संख्याओं को दर्शाना सीखा था, जीरो को दिखाया, पॉजिटिव नंबर्स दिखाए, नेगेटिव नंबर्स दिखाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे नंबर्स। तो इसी तरह से अभी क्या है कि एक हमारे सिलेबस में है, एक्चुअली कई बार ये टीचर छोड़ देते हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगा, शायद अगर आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा संख्या रेखा पर करनी में 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इन सबको तो तुम दिखा ही पाते हो, दिखाना आसान भी है, लेकिन जरा सा ये देखते हैं कि अपरिमेय संख्या को अगर दिखाना हुआ, अपरिमेय संख्या को अगर दिखाना हुआ तो हम संख्या रेखा पर कैसे इसको दिखा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये करनी में 2 आया कहाँ से। सोचने वाली बात ये है कि करनी में 2 आया कहाँ से। बात ये है ना, जैसे मान लो अगर एक तुम्हारे पास एक वर्ग ले लो, ठीक है, एक वर्ग ले लो, और ये वर्ग, इसकी सभी भुजा 1, 1, 1 और 1 की मान लो। इस वर्ग के अगर तुम विकर्ण को मिलाते हो तो ये विकर्ण कैसे निकलेगा? तुम देख रहे हो कि ये जो ये बना है, ये एक्चुअल में एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका ये कोण 90 अंश है। अगर ऐसा है तो ये वाली भुजा कैसे निकलेगी? अगर मैं इसका नाम दे दूं A, B और C, तो AC कैसे निकलेगा? पाइथागोरस लगा दोगे, तुम कहोगे AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। और यहाँ से तुम जब AC का वर्ग निकालने जाओगे तो तुम BC यानी कि 1 का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर 1 का वर्ग यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। यहाँ से जब तुम AC निकालोगे तो स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो करड़ी में बदल जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? करड़ी में 2 मिल जाएगा। तो ये AC यहाँ से मिल जाता है करड़ी में 2। इसी को अगर संख्या रेखा पे दिखाने का प्रयास किया जाए ना तो थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, जैसे एक संख्या रेखा मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, ये एक संख्या रेखा मैंने यहाँ पे क्या की? बना दी, ठीक है। अब इस संख्या रेखा पे मैं क्या करता हूँ? मैं 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3 इस तरह से मैं चीज़ों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, संख्या रेखा ऐसे ही बनता है भाई। बीच में मैंने क्या रख दिया? 0, 1, 2, 3, 4 और इस साइड -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब हम मुझे तो कहानी में 2 दिखाना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो, हुआ ये है कि यहाँ पे 0 से 1 तक ये नंबर है। 1 पे एक काम करो, एक 90 अंश का परपेंडिकुलर डालो और उसकी भी लंबाई बिल्कुल 1 ही रखो, बिल्कुल एग्जैक्टली कितनी रखो? 1 रखो। मतलब इसकी भी लंबाई कितनी है? 1 है, इसकी भी लंबाई कितनी है? 1 है। अब तुम क्या करना? अब तुम 0 से 1 को क्या करना? मिला देना, इस वाले कॉर्नर को मिला देना। इससे तुम्हें वही त्रिभुज मिल गया ये वाला ABC। और इसमें तुम्हें ये वाली जो लंबाई मिली है वो अपने आप कितनी मिलेगी? तुमने देखा तो कितनी मिल गई? ये अपने आप कितनी मिलेगी? करड़ी में 2 मिल गई, ठीक है, करड़ी में 2 मिल गई। तो अभी क्या है, संख्या रेखा पे अगर मुझे करड़ी में 2 को दिखाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? वो इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें क्या करना है? लंगड़ा प्रकार लेना है। लंगड़ा प्रकार का जो कोना है, एक चोंच यहाँ पे रखना और उसमें करणी में 2 त्रिज्या का एक चाप लेना, इतनी लंबाई का। और फिर क्या करना? आप क्या करना, यहाँ से इस चाप को एक ऐसे आर्क बनाना जो कि इस वाली भुजा को काटे। जहाँ पे कट करेगा ना, जैसे सपोज करो अगर P पे कट किया तो ये जो P पॉइंट है ना, ये संख्या रेखा पर करणी में 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप याद रखना, ये क्या कर रहा है? संख्या रेखा पर करणी में 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप संख्या रेखा पर करणी में 2 को दिखा सकते हो। तो ये आमतौर पर टीचर्स छोड़ देते हैं, मगर मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि एक बार आपको संख्या रेखा पर अगर अपरिमेय संख्या दिखाना हुआ, आपके दिमाग में ये बात आई तो आप कंफ्यूज ना करो, आप दिखा पाओ। थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। मेरे ख्याल से एक सवाल और ले लेते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर करणी में 3 का निर्धारण कीजिए। देखिए, अगर करणी में 3 आपको चाहिए तो आप सोचो कैसे मिलेगा। करणी में 3 कोई bड़ी बात नहीं है। करणी में 3 अगर आपको निकालना है, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। देखो, करणी में 3 कैसे मिल सकता है? अगर हम क्या करें, एक ट्रायंगल ऐसा ले लें जिसका एक ये करणी में 2 हो और इस पे लंब 1 का हो,
तो ये वाली भुजा अगर तुम्हें निकालनी हो, ये वाली भुजा, तो कैसे निकलेगा? करनी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा करनी में कर दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, जस्ट सिंपल है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये करनी में कितना आ जाएगा? ये करनी में 2 का स्क्वायर 2 और धन 1 3, ये कितना आ गया? करनी में 3, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? करनी में 3 आ गई। यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि करनी में 2 और 1 वाला अगर त्रिभुज मैंने बना दिया तो मुझे इसके कर्ण की जो लंबाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी? वो करनी में 3 मिल जाएगी। तो मैं संख्या रेखा पर ऐसे ही इसको डील करूंगा, ऐसे ही इसको दिखाऊंगा। जरा देखना, एक बार मुझे इरेज करने दो, फिर आगे की कहानी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो ये कैसे बनेगा इसके बारे में जरा देखना। सबसे पहले संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा बनाओ, तिरछी हो गई, चलो दोबारा बना देता हूँ। संख्या रेखा बनाते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 2 3, ऐसे इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक बार इसके नंबर्स को लिख लो। यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर क्या है? -1 -2 और -3। तो अगर आपको करनी में 3 बनाना है तो आपको पता है कि करनी में 2 और 1 से बनेगा, करनी में 2 और 1 से बनेगा। करनी में 2 कैसे मिला था? अगर आपको याद हो, करनी में 2 आपको कैसे मिला था? ये 1 और इस 1 वाले बिंदु पर यहाँ से सेम लंबाई का एक और तुमने एक दूरी ली थी 1, और ये भी कितने का लिया था? 1 का। फिर तुमने क्या किया था? 0 से और इस वाले पोर्शन को मिला दिया था, पाइथागोरस के नियम के हिसाब से तुमने इसको मिला दिया था। तो तुम्हें ये जो मिला था वो कितना मिल गया था? ये मिल गया था करनी में 2, ये मिल गया था करनी में 2। अब अगर करनी में 2 पर, अगर ध्यान से समझना, अगर करनी में 2 पर मैं क्या करूं? करनी में 2 पर एक लंबाई का 90 अंश का लंब डाल दूं, ठीक है। एक लंबाई का मैंने क्या किया है? 90 अंश का क्या किया है? लंब डाल दिया है। ये 90 डिग्री पे डाला है, इसकी लंबाई कितनी रखी है मैंने? 1। अब ये एक त्रिभुज जैसा बन गया है। तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मिला दें तो ये कर्ण मिलेगा, और वो करनी में 2 और 1 वाले त्रिभुज का कर्ण कितना मिला था? करनी में 3 मिला था। हमें तो वही चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? फिलहाल हम इस पॉइंट को O को इससे मिला देने वाले हैं। इसको मिलाएंगे तो मिलाते ही हमको मिलेगा क्या? ये जो दूरी मिलेगी ये हमको कितनी मिल जाएगी? करनी में 3 मिल जाएगी। तो करनी में 3 दूरी मिल गई। अब फिर से तुम्हें लंगड़ा प्रकार लेना है और एक पॉइंट यहाँ रखना है और एक पॉइंट यहाँ रखना है, और यहाँ से एक चाप ऐसे 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 करके मार देना है। जहाँ पे कट करेगा, सपोज करो P पे कट कर रहा है, तो ये P जो है वो करनी में 3 को, ये जगह करनी में 3 को रिप्रेजेंट करेगी, करनी में 3 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। करनी में 3 को रिप्रेजेंट करेगी, और इस तरह से आप करनी में 3 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। ये एक मेथड है जो कि मैंने सोचा आपको जरूर बता दिया जाए। वैसे बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पर मुझे लगा आपको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। किताब में भी है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इस तरह से आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात हो गई। और ऐसे ही देखो, ऐसे ही और भी चीज़ों को कठिन किया जा सकता है, और भी कठिन किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखो एक नए पेज पे चलता हूं। हाँ, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं, थोड़ा कठिन बनाता हूं मैं चीज़ों को। अगर मैं ये कहूं कि करनी में 5 को तुम संख्या रेखा पर दिखाओ, करनी में 5 को तुम कहाँ पर दिखाओ? संख्या रेखा पर दिखाओ। देखो, तो एक बार क्या करोगे? एक तो तुम इस तरह से एक लाइन लोगे, 0, संख्या रेखा बनाओगे, 1 2 3 4, और इधर भी -1 -2 -3, और इस तरह से एक संख्या रेखा बनाओगे। सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। अब अगर करनी में 5 बनाना है तो कैसे बनेगा? देखो, करनी में 5 बनाने के लिए तुम्हें पता है कि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके इसको करनी में कर दें तो ये कितना मिलेगा तुम्हें? 2 दूना 4 और 1, करनी में 5 मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा त्रिभुज चाहिए
जिसकी एक ऐसा समकोण त्रिभुज चाहिए जिसकी एक भुजा 2 हो और एक भुजा 1 हो, तो ये वाली जो लंबाई मिलेगी वो करनी में 5 मिलेगी। और अगर वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो उस आर्क का एक ड्रॉ करूंगा जो कि इस संख्या रेखा को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या मिल जाएगा, करनी में 5 मिल जाएगा। तो देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 और 1 का एक त्रिभुज बना पाऊं। तो कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से समझना। यहाँ से ये एक लंबाई का था, अगर मैं इस पे एक लंबाई का एक लंब डाल दूं तो मैं जब इसको इससे मिलाऊंगा तो पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना मिला, करनी में 2 मिला। और इस पे अगर मैं 90 अंश डाल दूं, तो इन दोनों का जो ये वाला कर्ण मिलेगा वो कितना मिलेगा, करनी में 3 मिलेगा। एक लंबाई का मैंने लंब डाला है। अब इस वाले पे मैं अगर यहाँ से एक लंब डाल दूं एक लंबाई का और इसको इससे मिला दूं तो ये 3 का स्क्वायर 3 और 1 4, करनी में 4, करनी में 4 कितना मिलता है, 2। ये मुझे क्या मिल गया, देखो 2 मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। और मैं वही चाह रहा था कि मुझे 2 लंबाई का एक भुजा मिले। और अगर इस पे अब मैं एक लंबाई का लंब डालता हूं, और इसको मैं इससे मिला देता हूं तो इसका स्क्वायर यानी कि 4 और इसका स्क्वायर 1 और एक करनी में कितना आ जाएगा, करनी में 5 आ जाएगा। पाइथागोरस नियम से ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक की भुजा जब निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, करनी में 5 आ जाएगी। इस तरह का चित्र बनेगा। और यहाँ से क्या करना, तुम यहाँ तक लंगड़ा प्रकार में एक चाप लेना, नोक को 0 पे रखना और एक आर्क बनाना, एक इस तरह से ऐसे बनाना। तुम देखोगे वो आगे जाके ऐसे कहीं संख्या रेखा को कट करेगा। मान लो यहाँ पे कट किया तुम्हारा, जब बनाओगे तो ये P है, रेशनल नंबर है और यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करनी में 5 को। तो इस तरह से तुम करनी में 5 को भी दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने अपने अपने पॉइंट से मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। और चैप्टर नंबर 1.2 है वो आप अब लगा सकते हो किसी भी किताब का। और मेरी तरफ से ये खत्म है। किताब में भी जो 1.2 है बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो आप आसानी से बना लोगे। मैं मान के चल रहा हूँ खत्म हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्लास में जब हम 1.3 की तरफ चलेंगे तो हम अब बहुत बेहतर वाली चीज़ वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, इनकी बात करेंगे। प्रॉपर मैथमेटिक्स, प्रॉपर गणित, प्रॉपर जोड़ घटाना गुणा भाग आने वाला है, तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। अब तक आप जुड़े हुए थे बालेंदु प्रताप सिंह के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करना और लाइक तो आप कर ही दोगे। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।